जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने भेद हैं। इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। देखिए, व्याकरण जिस शास्त्र से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब बात है कि इनके जनक कौन हैं। तो देखिए, व्याकरण में भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि संस्कृत व्याकरण और एक होता है हिंदी व्याकरण। तो जब भी आपसे संस्कृत व्याकरण पूछे, संस्कृत व्याकरण पूछे तो आप कह दीजिएगा पाणिनि। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? पाणिनि। लेकिन जब हिंदी व्याकरण पूछे, हिंदी व्याकरण पूछे, तब आपका जवाब होना चाहिए श्री दामोदर पंडित। श्री दामोदर पंडित। देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। व्याकरण दोनों में वही होता है, यानी कि जिस शास्त्र से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब आया बात जनक का। जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जनक, तो इसमें भी आता है संस्कृत व्याकरण। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो पाणिनि कहिएगा, हिंदी व्याकरण में पूछा जाए तो श्री दामोदर पंडित कहिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, व्याकरण को हम लोग चार भागों में बांट कर पढ़ते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो है वर्ण विचार, ये शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब हुआ, इसके नाम से ही इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि वर्णों के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसे वर्ण विचार कहते हैं, यानी वर्ण पर ही विचार करेंगे। चलिए, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसका और खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। फिर आता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। तो देखिए, वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं जी? तो वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आया कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि जो वर्ण स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्वर वर्ण हिंदी में 11 होते हैं। हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या है कितनी है जी? तो 11 है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर बढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? तो देखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क लिखना हो, जैसे ये क है, तो इस क में क्या है जी? तो ये आधा, यानी कि ये जो हो गया ये व्यंजन हो गया और ये अ हुआ, तब जाकर ये क बना। ठीक है, तो व्यंजन की मदद कौन किया जी? तो स्वर किया।
इसीलिए हम इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब भी हम लोग व्यंजन लिखते हैं तो उसमें स्वर वर्णों की क्या होती है जी, तो सहायता होती है। देखिए मूल स्वर के भी कितने भेद होते हैं, तो स्वर के दो भेद होते हैं, एक मूल स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए टोटल हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए हिंदी में, तो आपको याद रखना है कि 33 है। ठीक है, आपको याद रखना है 33 है। देखिए 33 कैसे, तो स्पर्श व्यंजन जिसको हम लोग कहते हैं कि क से म तक, इसकी संख्या कितनी है जी, तो 25 है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो य ड़ ल व होता है, इसकी संख्या 4 है। और उष्म व्यंजन जो तलाव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह है, इसकी संख्या भी 4 है। इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा जी, तो 33 हो जाएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि मूल स्वर के भी दो भेद होते हैं। मूल स्वर के भी क्या होते हैं जी, तो दो भेद होते हैं, एक जो ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए मूल स्वर के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। देखिए ह्रस्व में क्या आएगा, ह्रस्व में क्या आएगा, तो ह्रस्व में अ आएगा, ह्रस्व ई आएगा, ह्रस्व उ आएगा, ये होगा ह्रस्व स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ में आपका आ आएगा, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ उ आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसमें अंतर क्या है, तो ह्रस्व का जो उच्चारण होता है, उसके उच्चारण में जो लगे समय होते हैं उसके दोगुना समय लगता है दीर्घ में। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगेगा उससे दोगुना समय लगेगा दीर्घ के उच्चारण में। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो। अ जो ह्रस्व है और आ दीर्घ है। ह्रस्व सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती हुआ है ये। ठीक है, अब समझ में आया। ये ह्रस्व ई हो गया, ये दीर्घ ई हो गया, ये ह्रस्व उ हो गया और ये दीर्घ उ हो गया। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त स्वर क्या होता है। तो देखिए संयुक्त स्वर में, संयुक्त स्वर में देखिए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में जनरली आपका आएगा जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, इसको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चलिए देखते हैं हम इसको। देखिए स्पर्श जो व्यंजन होता है, स्पर्श जो व्यंजन होता है क से म तक होता है।
ठीक है, जिसके उच्चारण में, अब देखिए उच्चारण स्थान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन समझ जाइए कि जिसकी उच्चारण हमारे मतलब कि अंतः से हो, अंदर से हो, पेट से हो, ठीक है। उष्म व्यंजन जिसकी उच्चारण करने से हमें उष्मा निकले, उष्मा यानी कि गर्मी का एहसास हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त स्वर समझ में आ गया, मूल स्वर समझ में आ गया। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कहेगा तो 33 कहिएगा, स्वर की संख्या हिंदी में कहेगा तो 11 कहिएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि अंग और अंग और अह क्या होता है, यानी अंग और अह क्या होता है। तो आपको समझा दें, आपको हम समझा दें कि ये जो अक्षर ये होते हैं, ये अंग और अह जो होते हैं अयोगवा होते हैं। ये क्या होते हैं जी, तो अयोगवा होते हैं, अयोगवा होते हैं, ठीक है। इसको हम स्वर में गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। आपको याद होगा, देखिए संयुक्ताक्षर कहिए, संयुक्ताक्षर कहिए या संयुक्ताक्षर कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आएगा आपका अक्ष, त्र, ज्ञा और एक श्रवण में जो श्र लिखते हैं, ये वाला श्र, ठीक है। ये क्या है जी, संयुक्ताक्षर है। इसको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। अब इससे प्रश्न परीक्षा में क्या पूछता है, ये तो समझ में आ गया कि इसकी संख्या कितनी है जी, संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है, ठीक है। लेकिन इससे प्रश्न क्या पूछता है, देखिए प्रश्न आपसे करता है कि जो ये अक्ष है ये किस किस वर्ण से मिला हुआ है, बना है। ये त्र, ज्ञा और ये स्र, ठीक है। चलिए हम आपको बता दें कि ये जो अक्ष है, क में हलंत लगा दीजिए, ये मूर्धन्य श लगा दीजिए। ये हमें अगर हलंत लगाएं तो यहाँ पर अ लिखना पड़ेगा, अगर हलंत नहीं लगा तो ये अ नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर त्र में क्या होता है जी, तो त में हलंत लगाइए और ये र लिख दीजिए। अगर र में हलंत लगाना है तो यहाँ पर अ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ज्ञ है तो यहाँ पर आपका ज में हलंत लगा दीजिए और इया होता है, छा झा वाला जो इया होता है, इया में भी अगर हलंत लगाइएगा तो यहाँ अ लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर तालाब में श लगाइएगा, ठीक है, और प्लस में र लगाइएगा। र में भी अगर हलंत लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको का लगाना पड़ेगा, तो अ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको अगर मान लीजिए कि अक्ष याद करना है तो आपको याद होगा कि अंग्रेजी में इसको KSH लिखते हैं, ठीक है। के से क याद रखिएगा, SH से मूर्धन्य श याद रखिएगा, ठीक है। त्र को टी, आर से त्र लिखते हैं तो टी से त, आर से र, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञ का जो है तो यहाँ पर ज्ञ समझ जाइए कि ज यानी कि जे और YN यानी कि ज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि किसी किसी किताब में कि JN लिखा हुआ रहता है ज्ञ का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्र जो होते हैं ये SH होते हैं, ठीक है, SH होते हैं। लेकिन किसी किसी किताब में अब SRI श्री जब लिखा जाता है तो वहाँ पर दे देता है, ठीक है। तो दोनों सही है। अंग्रेजी तो बहुत कुछ मतलब हिंदी में शुद्ध जो होता है उसको अंग्रेजी में गलत सलत लिख देता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे, तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।